हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न। तो हम आज स्टार्ट करेंगे एंशियंट हिस्ट्री और हमारे एंशियंट हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 है ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स, द हड़प्पन सिविलाइजेशन। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा एक और चैनल है अभ्यास, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप उस चैनल पर जा सकते हैं और वहां से इंग्लिश हिंदी पढ़ सकते हैं। वहां पे आपको इंग्लिश हिंदी के जो पोयम है, जो स्टोरीज है, वो बहुत ही सिंपल वे में समझाए हुए हैं। अच्छा, अब अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है ये हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में है, एंशियंट हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं। तो कहते हैं कि इंडिया की हिस्ट्री कब से शुरू हुई, तो सब कहते हैं कि इंडिया की हिस्ट्री हड़प्पन सिविलाइजेशन से शुरू हुई। हड़प्पन सिविलाइजेशन की सबसे यूनिक चीज पता है क्या है? हड़प्पन सील, ये उसकी सबसे यूनिक चीज है। एक डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट है हड़प्पन सिविलाइजेशन का। डिस्टिंक्टिव मतलब क्या? विशेष, जो बहुत खास होता है। तो हड़प्पन सील बहुत ज्यादा यूनिक आर्टिफैक्ट है हड़प्पन सिविलाइजेशन का। क्यों है? क्योंकि ये एक पत्थर से बना है जिसे स्टीटाइट कहते हैं। उस पत्थर से बना है और जनरली बताया जाता है कि हड़प्पन सील पर ना बहुत अलग अलग टाइप के साइंस बने होते हैं। वो साइंस उनकी लैंग्वेज है, उनकी स्क्रिप्ट है, और उस पर हमें एनिमल मोटिव्स देखने को मिलते हैं। एनिमल के फोटो ऐसे लगता है कि उस पे बने हुए हैं। तो एनिमल मोटिव्स देखने को मिलते हैं और अलग अलग टाइप देखने को मिलते हैं उस सील पर। उन सील पर जो साइंस लिखे हैं ना, वो एक स्क्रिप्ट है, और वो जो स्क्रिप्ट है, जो लैंग्वेज है, वो अभी तक अनडिसाइफर रही है, यानी कि हम समझ नहीं पाए हैं कि उसमें क्या लिखा है, उन साइंस का मतलब क्या है। अब देखो, हमने ये तो पता है कि सील है, ये उनकी सबसे यूनिक आर्टिफैक्ट भी है, कौन से पत्थर से बना है, लेकिन हम उसे डिसाइफर नहीं कर पाए, अभी तक समझ नहीं पाए। जब हम उस पत्थर को समझ नहीं पाए तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में क्या था? तब हम कैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे? तो हमें पता चलता है हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में सोर्सेस से। कौन सा सोर्स? सोर्स है आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। देखो, उस एरिया में जहाँ पे हड़प्पन सिविलाइजेशन था, वहां पर क्या है, पहले के हाउसेज रहे होंगे, उनके कुछ एविडेंस है। पोर्ट्स वगैरह होंगे, ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी, वो कुछ गहने वगैरह यूज करते होंगे, वो सारी चीजें तो वहीं पर है ना। तो वो चीजों के जब हम एविडेंस मिलते हैं तो आर्कियोलॉजिस्ट उस साइट पर जाते हैं, उस चीजों को निकालते हैं, उस एविडेंस की स्टडी करते हैं, और स्टडी करने के बाद हमें पता चलता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन है। इंडिया की शुरुआत हड़प्पन सिविलाइजेशन से हुई। यहाँ से इन आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से हमें लोगों की लाइफ के बारे में पता चलता है कि लोग वहां पे कैसे रहते थे, घर कैसे हुआ करते थे, कौन कौन से आइटम वो यूज किया करते थे। तो ये सारी चीजें हमें आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से देखने को मिलती है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है, इसी को इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं, इसी को हड़प्पन कल्चर भी कहते हैं। अब ये जो हड़प्पन कल्चर है ना, ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है। अर्ली हड़प्पन कल्चर, मैच्योर हड़प्पन कल्चर और लेट हड़प्पन कल्चर। देखो, जब हम हड़प्पन कल्चर की बात कर रहे हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो ये तीनों एक ही चीज है, और ये तीनों हम मैच्योर हड़प्पन कल्चर को ही कहते हैं। हम कहते हैं कि ये जो मैच्योर हड़प्पन कल्चर है, इससे पहले भी एक कल्चर था, इसके बाद भी एक कल्चर आया, लेकिन मेन जब बात होती है हड़प्पन सिविलाइजेशन की, तो इस मैच्योर हड़प्पन कल्चर की बात हो रही होती है। और ये मैच्योर हड़प्पन कल्चर कब से कब तक था? तो ये था 2600 से लेकर 1900 BCE तक। ये टाइम पीरियड था हड़प्पन सिविलाइजेशन का, या मैच्योर हड़प्पन कल्चर का। अच्छा, अब ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है, इसमें सबसे पहली जगह कौन सी डिस्कवर हुई थी? तो सबसे पहली जगह का नाम हड़प्पा ही है, उसके बाद ही इसका नाम हड़प्पन सिविलाइजेशन पड़ा। ये जो हड़प्पन कल्चर है, इसमें हमने इतना कल्चर जो वर्ड यूज किया, एक्चुअल में कल्चर का मीनिंग क्या है? तो देखो, जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं ना, उनका मानना है कि कल्चर
उन चीजों को कहा जाता है कि एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया होता है, उस एरिया में कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो कि बहुत ज्यादा यूनिक होते हैं अपने स्टाइल में और वो उसी एरिया में मिलते हैं, इसलिए हम उस एरिया को एक कल्चर कह देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप इंडिया ही ले लो, इंडिया में बहुत सारे स्टेट है, एक स्टेट ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल राजस्थान। राजस्थान की चीजें क्या हमसे अलग होगी और स्टेट से अलग होगी, वहां पे अलग टाइप के लोग कपड़े पहनते होंगे, अलग टाइप का खाना खाते होंगे, उनकी लैंग्वेज भी अलग होगी और वहां पे कुछ ऐसी यूनिक चीजें मिलती होंगी जो शायद आपको इंडिया के और किसी कोने में या और किसी स्टेट में आपको ना मिले। तो हमने कह दिया ना कि राजस्थान का कल्चर अलग है, तो वहां भी हम ये कल्चर वर्ड यूज ले आए, ये कल्चर वर्ड का हमने यूज किया, तो इस सेंस में हम कल्चर यूज करते हैं और इसी सेंस में आर्कियोलॉजिस्ट ने भी कल्चर वर्ड को यूज किया है। हड़प्पन कल्चर में बहुत सारे हमने यूनिक, बहुत सारे खास ऑब्जेक्ट्स देखे हैं, जैसे सील्स हो गया, बीड्स हो गया, वेट हो गया, स्टोन, ब्लेड, बेक्ड ब्रिक्स, ये बहुत सारी चीजें हैं जो हमें हड़प्पन कल्चर को में देखने को मिली है, इसके एविडेंस भी मिले हैं। अब बात करते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन किस एरिया में था। तो गुजरात से लेकर जम्मू और अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, ये सारा एरिया हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर में आता है। तो अभी तक हमने पढ़ा कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के हमने अभी तक अपने सारे बेसिक क्लियर किए। अब आगे बढ़ते हैं। तो हड़प्पन कल्चर में एग्रीकल्चर होता था, वहां पे अलग अलग टाइप के पोट्री बनाए जाते थे, वहां पे क्राफ्ट किए जाते थे, अलग अलग टाइप के सीड्स, जो ये सील्स होते हैं, बीड्स होते हैं, वेट्स होते हैं, ये भी बनाए जाते थे और एक स्टैंडर्ड जो है क्वालिटी के बनाए जाते थे। तो ये सारे एविडेंस हमको यहाँ पर देखने को मिले और सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैच्योर हड़प्पन कल्चर की बात करें तो सिर्फ उसमें मिले हैं, अर्ली हड़प्पन कल्चर में भी हमें ये चीजें देखने को मिली है। हाँ, उसके बाद जाकर जो लेट हड़प्पन कल्चर आया उसमें ये चीजें थोड़ी कम हो गई थी, गायब होने लगी थी। अब हम बात करते हैं कि अर्ली हड़प्पन कल्चर में और जो मैच्योर हड़प्पन कल्चर है, जिसे हम हड़प्पन सिविलाइजेशन कहते हैं, इन दोनों के बीच में ना थोड़ा सा ब्रेक था। मतलब ऐसा नहीं था कि एक कल्चर खत्म हुआ तो दूसरा कल्चर तुरंत स्टार्ट हो गया, ऐसा नहीं था, इनके बीच में ब्रेक था। हम क्यों कहते हैं इनके बीच में ब्रेक था? हम इसलिए कहते हैं क्योंकि हमें काफी जगह पे लार्ज स्केल बर्निंग मिली है कुछ कुछ जगह पर, और हमने देखा है कि कुछ सर्टेन ऐसे सेटलमेंट्स थे जिसे लोग खाली करके चले गए थे। ये जो सेटलमेंट्स थे वो जनरली क्या थे? स्मॉल थे, छोटे थे, और कोई ऐसी बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नहीं बनाई थी, ये हमको देखने को मिला। अब हमने कहा कि हमें ये एविडेंस मिले कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में एग्रीकल्चर होता था, खेती बाड़ी की जाती थी, तो लोग खाते क्या थे? तो हमारा मानना है कि जो हड़प्पन्स थे वो बहुत वाइड रेंज ऑफ वैरायटी के ना वो प्रोडक्ट्स खाते थे, वो प्लांट एनिमल वाले प्रोडक्ट्स खाते थे, वो फिश भी खाते थे। अब ये हमें कैसे पता? तो यहाँ पर भी एविडेंस है, ग्रेन्स के एविडेंस है। किस टाइप के ग्रेन्स मिले? किसके ग्रेन्स मिले? तो व्हीट हो गया, बार्ले हो गया, लेंटिल, चिकपीस, इसमें इनके जो ग्रेन्स है और जो सीड्स है वो हमको हड़प्पन साइट्स पर देखने को मिले। इससे ये पता चलता है कि वहां पे एग्रीकल्चर होता था और लोग ये सारी चीजें उगाया करते थे, यही खाया करते थे। मिलेट्स के भी हमें काफी जगह पे एविडेंस मिले हैं गुजरात से। हाँ, राइस के हमें उतने ज्यादा नहीं मिले हैं फाइंड्स, तो हम मानते हैं कि शायद राइस अननोन होगा, और अगर नोन भी होगा तो बहुत ही लिमिटेड एरिया में बहुत ही कम लोगों को राइस के बारे में पता होगा। और अब वो लोग हमें वहां पर बोन्स भी मिले हैं, किसके? कैटल के, शीप के, गोट के, बफेलो के, पिग के। और ये सारी चीजों को किसने पढ़ा है? आर्कियोलॉजिस्ट ने पढ़ा है या जू आर्कियोलॉजिस्ट ने पढ़ा है, और इन्होंने पढ़कर पूरी स्टडी की और फिर इन्होंने अनुमान लगाया कि हो सकता है इन सारे एनिमल्स को हड़प्पन क्या करते थे? डोमेस्टिकेट करते थे, पालते होंगे इन सारे एनिमल्स को। और हमें थोड़े वाइल्ड टाइप के जो एनिमल होते हैं उनके भी बोन्स देखने को मिले। तो बोर, डियर और घड़ियाल की जब हड्डियां मिली तो इन्हीं लोगों ने क्या किया? कहा कि ये लोग इसे खाते होंगे। हमें ये भी एविडेंस मिले कि हड़प्पन्स फिश और फोल को भी खाते होंगे।
अब हमें ये नहीं समझ आया था कि देखो बोर डियर घड़ियाल खाते होंगे हड़प्पन्स, ऐसा हमारा मानना है, लेकिन कंफ्यूजन क्या है कि अभी तक आर्कियोलॉजिस्ट को ये नहीं समझ में आया कि ये हड़प्पन्स खुद शिकार करके इन एनिमल्स को खाते थे, इन जानवरों को खाते थे, या फिर कोई ऐसी कम्युनिटी थी, कोई ऐसी हंटिंग कम्युनिटी या कोई ऐसा ग्रुप था जो पहले इन लोगों का, इन जानवरों का शिकार करता था और उसके बाद मीट हड़प्पन्स को देता था। अभी तक इस चीज को लेकर कंफ्यूजन है, हमें पता नहीं है कि एग्जैक्टली में क्या था। तो हमें इतनी सारी चीजें जानने को मिली कि वहां पे लोग क्या खाते थे, तो इसके पीछे का रीजन यही था कि हमें एविडेंस मिले थे ग्रेन्स के, सीड्स के। अब ये जो एविडेंस मिले थे इसको आर्कियोलॉजिकल एविडेंस कहते हैं। और ये किसने स्टडी किए? ये आर्कियोबोटैनिस्ट ने स्टडी किए। ये लोग एंशियंट प्लांट रिमेन्स, जो प्लांट के बचे कुछ रिमेन्स होते हैं, सीड्स वगैरह होते हैं, इसमें एक्सपर्ट होते हैं और इसकी स्टडी करके बताते हैं कि ये किस टाइम के हैं। तो इन्हीं लोगों ने पढ़कर स्टडी करके बताया था कि लोग क्या खाते थे, और भी बहुत सारी चीजें इससे रिलेटेड आर्कियोबोटैनिस्ट ने बताई थी। अब एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज के बारे में बात करते हैं। हमने देखा कि वो क्या खाते थे। वो खाते थे, इससे ये पता चलता है कि उस टाइम पे खेती होती थी, एग्रीकल्चर होता था, लेकिन कैसे एग्रीकल्चर करते थे ये हमें नहीं पता है। तो हमने इसके लिए और ज्यादा वहां पे एविडेंस वगैरह देखना चाहा और आर्कियोलॉजिस्ट ने और एविडेंस खोजे और उसे पढ़ा, और उस एविडेंस में हमको एक सील मिली। उस सील में या टेराकोटा स्कल्पचर में हमें देखने को मिला कि बुल की तस्वीर बनी हुई है। बुल से हमें ये पता चल जाता है कि उस टाइम पे आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि ऑक्सन यूज किया करते थे, किस लिए? प्लोइंग करने के लिए, खेत की जुताई करने के लिए। मतलब कि ऐसे ही यहाँ पे एग्रीकल्चर की जाती थी हड़प्पन सिविलाइजेशन में। और सिर्फ इतना ही नहीं, टेराकोटा मॉडल मिले थे हमें प्लो के। प्लो माने हल, हल के हमें टेराकोटा मॉडल्स मिले थे। कहाँ पे? चोलिस्तान में, बनावली में। ये बनावली हरियाणा में है। यहाँ पे हमें एविडेंस देखने को मिले। एक जुती हुई खेत, एक प्लोड व्हील जो है, कालीबंगन में इसका एविडेंस है कि एक लैंड जो है वो प्लोड है। वो हमें एविडेंस मिला कहाँ पे? राजस्थान में। और इतना ही नहीं, हमें बहुत सारे वहां पे एविडेंस देखने को मिले। सबसे इम्पोर्टेंट एविडेंस ये भी देखने को मिला था हड़प्पन सिविलाइजेशन में कि दो अलग अलग टाइप के क्रॉप्स ना एक ही लैंड पे उगाए जाते हैं। ये आज के टाइम पे होता है, लेकिन हमें एविडेंस मिले कि ये पहले के टाइम पे भी होता था कि दो अलग टाइप की फसलें हैं वो एक ही लैंड पे उगाई जा रही हैं। इसके भी एविडेंस मिले थे। और वो कैसे होते थे? वो 2 सेट ऑफ फुरोज होते थे जो कि राइट एंगल पे होते थे एक दूसरे के। तो ऐसे वो उगाए जाते थे क्रॉप्स अलग अलग टाइप के। अब ये जो हड़प्पन साइट्स थी ना, ये सेमी एरिड लैंड्स में थी, यानी कि ये बहुत ज्यादा सूखे एरिया में नहीं थी, लेकिन थोड़े सूखे से एरिया में जरूर थी। तो यहाँ पे पानी की जरूरत जरूर पड़ती होगी, क्योंकि जब यहाँ पे एग्रीकल्चर हो रहा है तो पानी तो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर क्या थे? कैनाल्स थे। शोरतुगई, अफगानिस्तान, यहाँ पे हमको एविडेंस मिला कि यहाँ पे कैनाल्स थे जिससे जो है पानी लिया जाता होगा इरिगेशन के लिए, खेतों में डालने के लिए। लेकिन यही कैनाल्स हमको पंजाब में या सिंध को देखने में नहीं मिले, यानी इन एरिया में हमको ये देखने को नहीं मिला कि वहां पे कैनाल्स हो। पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो पहले के कैनाल होंगे वो शेल्टर्ड अप हो गए होंगे, बंद हो गए होंगे, अब काम नहीं करते होंगे, तो हमें वो देखने को नहीं मिले। काफी जगह पे हमें कुएं देखने को मिले कि कुएं से पानी लिया जाता होगा इरिगेशन करने के लिए। पहले वाटर रिजर्वॉयर्स भी होते थे, जैसे इसका एग्जाम्पल है धोलवीरा गुजरात में, और ये भी एग्रीकल्चर के लिए ही यूज किया जाता होगा, ऐसा आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है। तो ये अभी तक हमने उनके एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ा। अब हम उनके अर्बन सेंटर के बारे में पढ़ते हैं, मोहनजोदारो के बारे में पढ़ते हैं। मोहनजोदारो बहुत ही फेमस साइट है हड़प्पन सिविलाइजेशन का। इस पर मूवी भी बनी है, लेकिन इसके इतना फेमस होने का कारण ये मत समझना कि शायद यही साइट होगा हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो सबसे पहले डिस्कवर किया गया होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले जिसको डिस्कवर किया था वो था हड़प्पा, और हड़प्पा के नाम पर ही पूरे सिविलाइजेशन का नाम हड़प्पन सिविलाइजेशन पड़ा। मोहनजोदारो फेमस है अपने अर्बन सेंटर्स को लेकर, उसके कुछ यूनिक फीचर्स को लेकर, उसने कैसे अपनी बिल्डिंग्स बनाई है उस टेक्निक को लेकर ये फेमस है। अब मोहनजोदारो को भी ना 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, एक है सीतादल और दूसरा है लोअर टाउन।
ये जो सीतादल वाला एरिया है ना, यहाँ पर कुछ स्पेशल बिल्डिंग्स है और ये एरिया भी स्पेशल है। कैसे? ये एरिया छोटा है साइज में, लेकिन थोड़ा ऊंचाई पर है और ये चारों तरफ से वॉल्ड है, यानी चारों तरफ से इसके दीवारें हैं, तो ये लोअर टाउन से बिल्कुल सेपरेटेड है। और इस एरिया में सीतादल में कुछ स्पेशल बिल्डिंग्स है जो स्पेशल काम के लिए, स्पेशल ओकेजन पर यूज की जाती होंगी। वहीं पर हमें अगर रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स देखनी है कि लोग कहाँ रहते थे, लोगों के घर देखने हैं, तो वो हम लोअर टाउन में देखते हैं। ये जो लोअर टाउन है, नाम से ही पता चल रहा है थोड़ा नीचे है, बट ये एरिया वाइज बहुत ज्यादा बड़ा है और ये चारों तरफ से ये भी वॉल्ड है, लेकिन यहाँ पे हमें नॉर्मली लोगों के घर देखने को मिलते हैं। स्पेशल बिल्डिंग्स हमें सीतादल में देखने को मिलती है। तो ये एक बार डायग्राम से देखकर समझ सकते हैं कि सीतादल का एरिया कितना छोटा है। वहीं पर हम देख रहे हैं लोअर टाउन कितना बड़ा है। सीतादल थोड़ा ऊंचा है, लोअर टाउन थोड़ा सा नीचे है। सीतादल में स्पेशल बिल्डिंग्स है और लोअर टाउन में नॉर्मल रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स है जहाँ पे लोग रहते थे। अब सीतादल का एरिया इतना ऊंचा क्यों है? तो ये ऊंचा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे स्पेशल बिल्डिंग्स है। वो जो स्पेशल बिल्डिंग्स है वो मड ब्रिक के प्लेटफॉर्म पे बनाई गई है, यानी कि ईंटें जो होते हैं उसके ऊपर एक प्लेटफॉर्म बना दिया गया है ईंटों से। उस प्लेटफॉर्म के ऊपर जाके बिल्डिंग्स बनी है, इसलिए वो अपनी हाइट में जो है थोड़ी सी ऊंची है। वहीं पर लोअर टाउन में बहुत सारी बिल्डिंग्स प्लेटफॉर्म्स पे बनी है, फाउंडेशन पे बनी है, लेकिन सारी नहीं बनी है। इसीलिए लोअर टाउन का जो एरिया है उसको हम थोड़ा सा नीचे बताते हैं सीतादल के कंपैरिजन में। अब जब हमने ये एरिया देखा तो हमें लगा सीतादल और लोअर टाउन को देखकर कि यहाँ पर बहुत सारे लेबर की जरूरत पड़ी होगी इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाने में, क्योंकि यहाँ पे रेजिडेंशियल बिल्डिंग भी है, स्पेशल बिल्डिंग्स भी है। और यहाँ पे हमारा मानना है कि एक बार अगर कोई बिल्डिंग बन गई तो सारी एक्टिविटी क्या होगी, उस बिल्डिंग के अंदर ही होगी। अब तो बाहर कोई काम नहीं होगा, उस बिल्डिंग के अंदर ही होगी। तो सारी जो एक्टिविटीज है वो एक बिल्डिंग के अंदर क्या है, रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। तो उसी एरिया में, उसी प्लेटफॉर्म पे सारी चीजें होंगी। तो अब ऐसे करने के लिए जब अगर कोई बिल्डिंग बनाई गई होगी तो पूरी प्लानिंग के साथ बनाई गई होगी। तो जो सेटलमेंट हमको देखने को मिला वो सेटलमेंट क्या था, प्लान भी था और इम्प्लीमेंटेड भी था। यानी कि अगर उन्हें कोई बिल्डिंग बनानी है तो उन्होंने रैंडमली उठ के कुछ भी अपने मन से नहीं बना दिया। वो जो प्लानिंग की कि हमें ऐसे बनाना है, वो पूरा प्लान किया और फिर उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही अपने काम को एग्जीक्यूट किया, उस प्लान को इम्प्लीमेंट किया। उसके बाद हमने देखने को मिला कि यहाँ पर कितने अच्छे से बारीकी से यहाँ पे काम किया गया। कि यहाँ पे हमें एग्जाम्पल दिया हुआ है कि यहाँ पे जो ईंटें थे, ब्रिक्स थे, वो दो टाइप के थे। एक तो सन ड्राइड होते थे और दूसरा बेक्ड होते थे, और ये एक स्टैंडर्ड रेशियो के होते थे। मान लो अगर हम ब्रेथ और लेंथ 4 ले रहे हैं तो हाइट 2 होगी, और हमें सारे ईंटों में यही देखने को मिलेगा कि ब्रेथ और लेंथ 4 है और हाइट 2 है। तो ये दिखाता है कि कितना इन्होंने बारीकी से काम किया था और कैसे इन्होंने प्लानिंग की थी कि हर एक ईंटा जो है वो सेम साइज का ही होगा, सेम साइज की ही चीजें लगी हुई है। तो इनका जो सेटलमेंट था वो बहुत ज्यादा प्लान था। यहाँ पे हमने देखा कि ये जो ईंटें हैं ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ मोहनजोदारो में ही देखने को मिल रही है, बल्कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में और भी काफी सारी जगह है, वहां पर सेम ही टाइप की ईंटें देखने को मिलती थी और उनका इस्तेमाल किया जाता था। दूसरी सबसे खास बात थी मोहनजोदारो की, वो था प्लान ड्रेनेज सिस्टम। ये इनके जो हड़प्पन सिटीज है इनका सबसे यूनिक फीचर था कि यहाँ पे प्लान ड्रेनेज सिस्टम था। ये हम कहाँ की बात कर रहे हैं, लोअर टाउन की। देखो लोअर टाउन में हमने कहा रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, लोग वहां पे रहते हैं। जब लोग वहां पर रहते हैं तो उनके घर होंगे, घर से जो है वेस्ट वाटर को निकाल के बाहर, घर से बाहर निकालना है, घर से बाहर भेजना है, तो उसके लिए ड्रेनेज सिस्टम तो होना चाहिए, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए। तो उसके लिए क्या किया गया था, उसके लिए इन्होंने एक बहुत ही यूनिक चीज की। इन्होंने जो सड़कें हैं और जो ड्रेन्स हैं जो इनको पहले बना रहे, यानी कि सड़कें पहले बन गई, ड्रेनेज सिस्टम पूरा पहले बन गया और उसके बाद जाके घर बनाए गए। तो इन्होंने पहले ही सब कुछ प्लान कर लिया था। इनको घर बनाने से पहले ही पता था कि इनको कैसे घर बनाना है जो इनके घर का वेस्ट वाटर घर से बाहर निकल के अपने ड्रेनेज सिस्टम में जाए, ड्रेन्स में जाए। तो ये इन्होंने पहले ही कर लिया था अपनी प्लानिंग। यहाँ पे बताया गया है कि रोड जो है और जो स्ट्रीट्स है वो ग्रिड पैटर्न में
थी, यानी कि एक इंटरसेक्ट करती थी राइट एंगल्स पे रोड और जो स्ट्रीट हुआ करती थी। और हमें बताया गया है कि अगर किसी घर से वेस्ट वाटर निकालना है, बाहर जाना चाहिए, वो डोमेस्टिक वेस्ट वाटर है, हम चाहते हैं कि ये स्ट्रीट ड्रेन्स में जाए, घर से बाहर निकले, तो उसके लिए क्या था कि उस घर का एक जो वॉल है, एक जो उनका दीवार है, वो स्ट्रीट से जुड़ा होना चाहिए, यानी कि स्ट्रीट की तरफ होना चाहिए, तभी वो वेस्ट वाटर जो है वो घर से बाहर निकल पाएगा। तो ये सारी चीजें उन्होंने पहले से ही प्लान की थी और उसके अकॉर्डिंग ही घर बनाए जाते थे। यही कारण था कि पहले सड़कें बन गई, ड्रेनेज सिस्टम भी प्रॉपर हो गया, उसके बाद ही घर बनाए गए। तो ये इनकी सबसे यूनिक फीचर था हड़प्पन सिटीज का। अब डोमेस्टिक आर्किटेक्चर की बात करते हैं। ये जो हमने ड्रेनेज सिस्टम देखा, ये लोअर टाउन का देखा, और हम जो आर्किटेक्चर देख रहे हैं वो भी लोअर टाउन का देखेंगे कि लोअर टाउन में लोग घर कैसे बनाते थे। तो इनके घर की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि ये प्राइवेसी के लिए कंसर्न रखते थे, यानी कि इनके घर में कोई घुसेगा तो इनको डायरेक्ट, जैसे ही वो उस घर में घुसेगा एक इंसान, तो उसको पूरे घर में क्या एक्टिविटी चल रही है ये देखने को नहीं मिलेगी। उन्होंने अपना घर कुछ इस तरीके से बनाया था कि उस इंसान को घुसते के साथ या तो दीवार दिखता था या लिमिटेड एरिया दिखता था, उसको अंदर क्या एक्टिविटी चल रही है ये देखने को ही नहीं मिलती थी। उनका जो घर होता था उसके बीच में एकदम सेंटर में कोर्टयार्ड होता था, खाली एरिया होता था जहाँ पे कुकिंग वीविंग ऐसी एक्टिविटीज चलती थी। और हमने देखा कि वहां पर जो भी स्ट्रीट के साइड में उनका दीवार होगा उसमें कोई भी खिड़की नहीं होती थी। प्राइवेसी के लिए इनका कंसर्न रहता था, और डायरेक्ट एंट्रेंस से तो आपको कुछ नहीं दिखेगा कि अंदर घर में क्या चल रहा है। यहाँ पर वेल्स भी थे, कुएं भी थे, और वो ऐसे घर में, ऐसे कमरे में हुआ करते थे कि बाहर से आने जाने वाले जो लोग हैं, पासर्स बाय हैं, उनको अगर कभी प्यास लगी तो वहां पे आराम से जा सकते हैं, पानी पी सकते हैं। जब टोटल काउंटिंग हुई कि कितने आखिर मोहनजोदारो में कुएं हैं, तो हमें पता चला कि 700 कुएं हैं टोटल मोहनजोदारो में। मोहनजोदारो में जो घर है इसमें सिर्फ ऐसा नहीं है कि ग्राउंड फ्लोर था, बल्कि इससे ऊपर भी कोई घर बनाया था, 1 मंजिल या 2 मंजिल का घर था, उसके भी एविडेंसेस देखने को मिलते हैं, क्योंकि हमें स्टेयर्स देखने को मिलते हैं। तो इनका मतलब ये था कि इनके घर ऊपर भी बनाए जाते थे, ये स्टेयर से दूसरे फ्लोर पे जाया करते थे। इनके जो बाथरूम थे उसमें जो ड्रेन था वो ब्रिक से उसको ढका हुआ था, और उसको किससे, स्ट्रीट ड्रेन से कनेक्ट किया गया था दीवार के जरिए, ताकि जो वेस्ट वाटर है वो बाथरूम से सीधा स्ट्रीट ड्रेन्स में जाए। तो ये इन्होंने बिल्कुल प्लान किया हुआ था। और सबसे इम्पोर्टेंट ये था कि इनके एंट्रेंस से बिल्कुल भी नहीं दिखता था कि इनके घर के अंदर क्या चल रहा है। तो अभी तक हमने लोअर टाउन के बारे में देखा, अब सीतादल के बारे में देखते हैं। तो सीतादल के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पे कुछ स्पेशल बिल्डिंग थी जो स्पेशल पब्लिक पर्पसेस के लिए यूज की जाती थी। कोई स्पेशल चीज के लिए या कोई स्पेशल ओकेजन पर कोई खास चीज है, ऐसे मौके पर भी यहाँ की जो स्पेशल बिल्डिंग्स है वो यूज की जाती थी। इसमें ना 2 स्ट्रक्चर की बात हम करते हैं, 2 स्ट्रक्चर के बारे में हमें बताया गया है। पहला है वेयर हाउस। ये जो एक बहुत बड़ा सा स्ट्रक्चर है, ये जो इसका स्ट्रक्चर है ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है। उसका जो नीचे वाला पार्ट है ना वो बना हुआ है ब्रिक से, यानी कि ईंटों से। तो उसके रिमेन्स तो हमको देखने को मिलते हैं, वो एविडेंस है हमारे पास। लेकिन जो उसका ऊपर का पार्ट है ना वो शायद वुड का था, इसलिए वो बहुत पहले ही खराब हो गया, तो वो अब नहीं है, ये हमें बताया हुआ है। दूसरा जो एरिया हमें बताया गया है वो है ग्रेट बाथ। ये जो ग्रेट बाथ है ना ये एक लार्ज रेक्टेंगुलर टैंक है जो कि एक कोर्टयार्ड में है। ये कुछ इस तरीके से एक रेक्टेंगुलर टैंक है जिसमें कि दोनों तरफ से यहाँ से और यहाँ से सीढ़ी है, उस सीढ़ी से ही लोग नीचे उसमें उतरते हैं। ये कॉरिडोर है, इसके चारों तरफ जो है कॉरिडोर है। यहाँ पे स्टेयर्स है, मैंने बताया कि लोग इधर से स्टेयर्स है जो लोग उसमें नीचे जा सके। इसमें 3 साइड से रूम्स भी है, एक बड़ा सा वेल भी है, और हमने देखा कि यहाँ पे 8 बाथरूम भी है, यहाँ पे 4 कॉरिडोर भी है। और ये जो बाथरूम है या जो टैंक है ये दोनों ही ड्रेन से कनेक्टेड है, इसलिए वाटर जो है वो क्या इस बाथरूम से, इस टैंक से निकल के डायरेक्ट ड्रेन में जा सकता है। तो टैंक से कहाँ वाटर जाता है, ड्रेन में जाता है। तो ये भी पूरा प्लान्ड है
कि एक रेक्टेंगुलर टैंक है, उसमें सीढ़ियां हैं, चारों तरफ कॉरिडोर है और वहां पे 8 बाथरूम भी है। और वो जो टैंक है और जो बाथरूम है दोनों में से ही वाटर डायरेक्ट ड्रेन में जो है वो जाता है, यानी कि दोनों ही टैंक हो या फिर ये बाथरूम हो, दोनों ड्रेन से कनेक्टेड है। अब इस ग्रेट बाथ का यूज क्या है? तो पॉसिबिलिटी है, ऐसा आर्कियोलॉजिस्ट मानते हैं कि कोई स्पेशल रिचुअल बाथ के लिए हम इसका यूज करते होंगे। जिस तरीके से ये बिल्डिंग है, इतना यूनिक स्ट्रक्चर है, हमारा मानना है ऐसा कि किसी स्पेशल रिचुअल बाथ के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता होगा। अब हमने इतना सारा हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा, तो जनरली लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि क्या यहाँ पर भी अमीर और गरीब का भेद था? जैसे आज कुछ लोग अमीर होते हैं, कुछ गरीब होते हैं, कुछ मिडिल क्लास होते हैं, तो क्या पहले भी ऐसी चीजें थी? क्या पहले भी सोशल और इकोनॉमिक डिफरेंसेस थे? तो इसके बारे में पता लगाने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट 2 तरीके अपनाते हैं। उन 2 तरीकों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये जो स्ट्रैटेजीज यूज करते हैं, इसमें से एक स्ट्रैटेजी है स्टडी ऑफ बरियल्स। ये जो बरियल्स है, जहाँ पे लोगों को दफनाया जाता है, उसको पढ़ना, उसको समझना, उससे हम पता लगाएंगे कि क्या वहां पर इकोनॉमिक डिफरेंसेस थे, सोशल डिफरेंसेस थे। तो जो लोग डेड थे, यानी कि जो लोग जिनकी डेथ हो जाती थी, उनको पेट्स में क्या है दफना दिया जाता था, पेट्स में रख दिया जाता था। ये जो पेट होते थे, ये बहुत ज्यादा डिफरेंट होते थे कई बारी एक दूसरे से, उनके स्ट्रक्चर को लेकर। ये जो पिट्स थे, ये जो बरियल्स थे, इसमें क्या देखने को मिला आर्कियोलॉजिस्ट को कि हमने देखा कि पहले यूरोप में जब कोई इंसान मरता था, उसकी डेथ होती थी, तो उसके साथ में कुछ चीजें भी दफना दी जाती थी। कहते थे कि मरने के बाद जो इसकी इंसान की जिंदगी होगी, उसमें इसे काम आएगा, आफ्टर लाइफ में काम आएगा। तो लोग क्या करते थे, ज्वेलरी हो गई, ऑर्नामेंट हो गया, ये सब जो है वो साथ ही उस इंसान के दफना दिया करते थे। तो कुछ ऐसा ही देखना चाहते थे आर्कियोलॉजिस्ट हड़प्पन सिविलाइजेशन में कि यहाँ पर भी ये होता था क्या? यहाँ पर भी पोएट्री या ऑर्नामेंट्स थे क्या? यहाँ पर भी ज्वेलरी हमें देखने को मिले? तो हाँ, यहाँ पर भी हमको ये सारी चीजें देखने को मिली, पोएट्री भी देखने को मिले, ऑर्नामेंट्स भी देखने को मिले, मेन वुमेन दोनों में हमें देखने को मिला कि ज्वेलरी उनके साथ में दफनाई गई है। जब एग्जीबिशन हुआ था 1980 मिड में, यानी कि खुदाई हुई थी, ये स्टडी हुई थी देखने के लिए कि क्या सच में इन पेट्स में कोई इम्पोर्टेंट, कोई एक्सपेंसिव चीज दफनाई हुई है, तो उसमें क्या देखने को मिला कि एक आदमी है, उसके जो सर के पास में, स्कल के पास में हमें 3 शेल रिंग देखने को मिला, एक बीड देखने को मिला, माइक्रो बीड्स देखने को मिले। ये बहुत ही एक रेयर चीज होती थी, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज होती थी जो हमें इसमें देखने को मिली। एक सेमी प्रेशियस स्टोन देखने को मिला, यहाँ तक कि कॉपर मिरर भी दफनाए जाते थे लोगों के साथ। लेकिन ओवरऑल क्या सच में ये सारी चीजें दफनाई जाती थी क्या? हर लोगों के साथ में कुछ ना कुछ दफनाया गया है? तो ऐसा नहीं है। जब पूरी स्टडी की गई तो आर्कियोलॉजिस्ट ने ये पता लगाया कि हड़प्पन्स दफनाने में बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते थे, इसलिए हमें ये इतनी लार्ज मात्रा में देखने को नहीं मिला। हाँ, कुछ जगह पे था, लेकिन बहुत ही कम जगह पे था। इसलिए आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि हड़प्पन्स जो है वो किसी आफ्टर लाइफ में भरोसा नहीं करते थे, इसीलिए उन्होंने कुछ ऐसे खास चीजें दफनाई नहीं है। तो एक मेथड तो हमने देखा कि कैसे बरियल्स को पढ़कर, समझकर ये पता लगाने की कोशिश की गई कि क्या डिफरेंसेस थे। लेकिन अब हम पढ़ते हैं कि दूसरा रास्ता क्या अपनाया आर्कियोलॉजिस्ट ने। तो आर्कियोलॉजिस्ट का कहना था कि जो आर्टिफैक्ट्स, जो चीजें मिली, उन एविडेंस को 2 भागों में बांट दो, यूटिलिटेरियन और लग्जरी, और इसके थ्रू पता लगाओ कि सोशल और इकोनॉमिक डिफरेंसेस थे। तो क्या करते थे ये लोग? लग्जरीज को ज्यादा देखते थे। आर्कियोलॉजिस्ट ने आर्टिफैक्ट्स को 2 भाग में जो है वो क्लासीफाई कर दिया। एक था यूटिलिटेरियन और दूसरा था लग्जरी। जो भी ऑब्जेक्ट्स डेली यूज के होते थे, जो कि बहुत नॉर्मल मटेरियल से बन गए हैं, जैसे कि स्टोन, क्ले, कोई एक्सपेंसिव मटेरियल नहीं है, कोई महंगा मटेरियल नहीं है, या कोई ऐसा मटेरियल नहीं है जो बहुत मुश्किल से मिलता है। नॉर्मल डेली यूज के मटेरियल्स हैं और नॉर्मल डेली यूज के मटेरियल से ही बने हुए हैं, जैसे कि क्वार्न, पोट्री, नीडल्स। तो ये सारी चीजें क्या है, ये बहुत ही ऑर्डिनरी मटेरियल से बनी हुई है, डेली यूज में, डेली रूटीन में काम आती है। तो इसको क्या कह दिया कि ये तो यूटिलिटेरियन है। और ये क्या हमें हर
सेटलमेंट में देखने को मिली। ऐसा नहीं है कि कोई स्पेशल ही सेटलमेंट में कोई स्पेशल साइट में देखने को मिलती थी। वहीं पर जो लग्जरीज है, ये जो लग्जरीज है, इसमें वो आइटम आते थे जो थोड़े कॉस्टली मटेरियल से बने होते थे, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता था। कोई लोकल मटेरियल नहीं है, नॉन लोकल मटेरियल से बने हैं, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी हैं, रेयर मटेरियल से बने हैं। जैसे एक मटेरियल हमें बताया गया है लिटिल पॉट ऑफ फेंस, ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव मटेरियल था। अब कंफ्यूजन क्या था? कंफ्यूजन यहाँ पर ये था, प्रॉब्लम ये थी कि कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते थे जो कि बहुत ही रेयर मटेरियल के बने होते थे, यानी ऐसे नॉन लोकल मटेरियल के बने होते थे, लेकिन वो डेली यूज के होते थे। तो अब उसे यूटिलिटेरियन में रखे या लग्जरी में, ये समझ में नहीं आता था। इसमें स्पिंडल होल्स का मतलब बताया हुआ है कि स्पिंडल होल्स एक ऐसा मटेरियल था जो कि डेली यूज का था, लेकिन बहुत ही रेयर मटेरियल से बना हुआ था। अब जब हम आर्टिफैक्ट्स को देखते हैं ना, तो हमें ये समझ में आएगा कि जो भी कीमती चीजें हैं, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो आपको बड़े बड़े सेटलमेंट में ही देखने को मिलती थी, छोटे में नहीं मिलती थी। जैसे हमें बताया हुआ है लिटिल पॉट ऑफ फेंस, ये क्या एक छोटे से परफ्यूम बॉटल की तरह होता था, लेकिन ये हमको बड़े बड़े सेटलमेंट्स में जैसे कि हड़प्पा, मोहनजोदारो, इनमें देखने को मिलता था। लेकिन कालीबंगन जैसे छोटे सेटलमेंट्स जो और थे, इन सब में देखने को नहीं मिलता था। ऐसे ही गोल्ड जो ज्वेलरी है वो कितनी प्रेशियस है, तब भी बहुत ज्यादा उसकी इम्पोर्टेंस थी, आज भी वो बहुत ज्यादा उसकी इम्पोर्टेंस है, लेकिन वो हमें बड़े बड़े साइटों पर ही देखने को मिलते थे, छोटे साइटों पे बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलते थे। और ये ज्वेलरी हमें मिलती कैसे थी? ये हमें होड़ से मिलती थी। होड़ मतलब क्या कि किसी इंसान ने बहुत संभाल कर अपनी उस ज्वेलरी को रखा, लेकिन बाद में उस इंसान को खुद को वो ज्वेलरी नहीं मिली या वो जिंदा नहीं रहा, तो उसके बाद वो ज्वेलरी उसने जहां पर संभाल के रखी थी वो वहीं पर रह गई। और फिर जब आर्कियोलॉजिस्ट आए, उन्होंने ढूंढा तो उनको बहुत सारे सामान में वो ज्वेलरी भी मिल गई, तो उसी को कहते हैं होड्स। उस होड से हमें ये ज्वेलरी देखने को मिली और हमने देखा कि ये सारी चीजें हमें बड़े बड़े सेटलमेंट्स में देखने को मिलती थी, नॉर्मल सेटलमेंट्स में या छोटे सेटलमेंट्स में देखने को नहीं मिलती थी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे का टॉपिक कवर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।